1 मिनट, 4 आवर नहीं, 8 आवर कर देता हूं मैं इसको। आफ्टर 8 आवर आपको कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज ऑफ डीकेड एंड अनडीकेड न्यूक्लियाई कितने आएंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ दी हुई है यहाँ पे, है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? सिंस नंबर ऑफ undecayed nuclei n will be given by n naught divided by 2 to the power n, where n is equals to t divided by t half life. So t is equals to 8 hour, half life is 2 hour and it is equals to 4. तो यहाँ पे आ जाएगा n naught t की पावर 4। ठीक है, so therefore n will be n naught divided by 16. So it is n naught by 16। यहाँ पे क्या बचेंगे? अनडीकेड न्यूक्लियाई बचेंगे। तो इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो कि ये कितना परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो कि ये अनडीकेड कितने परसेंटेज बच रहा है। 1/16 मतलब कितना आएगा ये 1/16? तो इट इज 0. हाँ, and not by 2 by डेसिमल 4 फिर भी जीरो फिर चाहिए। जीरो, 0.0625। ठीक है, ऑफ एन नॉट बचेगा। ठीक है, मतलब लगभग लगभग कितना परसेंटेज आप बोल सकते हो? इट इज 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे इस पे तो इट इज 6.25% ऑफ एन नॉट। तो अनडीकेड न्यूक्लियाई इतने बचेंगे। तो अब आप डीकेड न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे ये कैलकुलेट कर सकते हो ना। डीकेड कितने होंगे कैलकुलेट हो जाएगा ना? नहीं, नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई, है ना। तो अनडीके इतने हो गए एंड देयरफॉर नंबर ऑफ decayed nuclei will be n dash is equals to n naught minus n। n आपने ऑलरेडी निकाल लिया। तो नंबर ऑफ decayed n की वैल्यू n नॉट बाई 16 है तो इट इज 15/16 ऑफ n नॉट। और परसेंटेज में अगर देखोगे तो 100 माइनस कितना परसेंटेज आ जाएगा ये? 100 माइनस 6.25% ऑफ n नॉट। ठीक है, तो ये कितना आएगा? इट इज 93.7% ऑफ n नॉट इतने क्या हो जाएंगे? डीके हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कैलकुलेशन? हेलो, यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। क्लियर हो गया कैलकुलेशन? इफ हाफ लाइफ 2 आवर है किसी सैंपल के लिए तो परसेंटेज ऑफ डीकेड एंड अनडीकेड न्यूक्लियाई आफ्टर 8 आवर का कैलकुलेशन कैसे किए देख लो, है ना। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन। अगले पेज पे जाते हैं अपन। अब ये मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इस पे, दिस इज पेज नंबर 2। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ हाफ लाइफ ऑफ किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए, इफ हाफ लाइफ ऑफ x 204 सैंपल, कोई x 204 सैंपल है, इसकी हाफ लाइफ इज सपोज 2 ईयर है, देन फाइंड इनिशियल एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी कितनी है? फाइंड इनिशियल एक्टिविटी एंड एक्टिविटी आफ्टर 6 ईयर। तो 2 साल इनिशियल एक्टिविटी कितनी है और 6 साल बाद उसकी एक्टिविटी कितनी होगी इस सैंपल की, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो हाफ लाइफ दी हुई है 2 ईयर है,
एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डीके आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका जो मेथड है, जो तरीका है, वो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में इनिशियल एक्टिविटी इज लैम्डा इनटू एन नॉट। दिस इज द इनिशियल एक्टिविटी। ये इनिशियल एक्टिविटी होती बेटा, फार्मूला ये इनिशियल एक्टिविटी का, ठीक है। अब एन नॉट हमको नहीं पता, लेकिन लैम्डा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? इट इज log 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ इनटू एन नॉट, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिंस टी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? log 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ। अब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? तो बेसिकली ये 204 इसका एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे हमको मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, सिंस 204 ग्राम of X sample will have Na न्यूक्लियाई, इतने न्यूक्लियाई इसमें आएंगे, ठीक है। तो फिर 1 ग्राम के लिए कितना आएगा? 1 मिनट यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, एक्टिविटी आपका 6 ईयर। इफ मास ऑफ द सैंपल इज 5 ग्राम, मान लो इसका मास 5 ग्राम की जगह, इसको क्या करते, राउंड फिगर में ले लेते अपन, इट इज 200 और मास ऑफ द सैंपल इज 50 ग्राम। तो 1 ग्राम सैंपल के लिए क्या आएगा? 1 ग्राम ऑफ एक्स विल हैव Na डिवाइडेड बाय 200 Na डिवाइडेड बाय 200 न्यूक्लियाई। व्हाट इज Na? यहाँ पे Na का मतलब क्या है? यहाँ पे Na is Avogadro number 6.023 10 to the power 23 पर मोल आप इसको बोलते हो। तो आपको 50 ग्राम में चाहिए, सो देयरफॉर इन 50 ग्राम ऑफ एक्स न्यूक्लियाई देयर आर 50 अपॉन 200 इंटू Na न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई आएंगे? मतलब ये वाली वैल्यू आपकी क्या आएगी? एन नॉट आएगी। तो एन नॉट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर एन नॉट इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये Na की वैल्यू पता चल गई। अब आप यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो इससे क्या निकलेगा? आपका इनिशियल एक्टिविटी निकलेगी। लेकिन ये जो टाइम दिया है ना यहाँ पे, ये ईयर पे दिया है, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक साल में कितने सेकंड होते हैं? कुछ फिगर और आपको याद रखना पड़ेगा। 1 ईयर इज 3.17, 3.1 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड के आसपास होता है। एक साल में इतने सेकंड होते हैं। एक्टिविटी आपको किस में कैलकुलेट करनी पड़ेगी? वैक्यूरल में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द इनिशियल एक्टिविटी हियर? इनिशियल एक्टिविटी कितनी आ जाएगी? ये समझ गए एन नॉट का कैलकुलेशन? एन नॉट का कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे एन नॉट का कैलकुलेशन समझ गए? यस सर। मोल कॉन्सेप्ट से किया अपन ने। तो एक साल में इतने सेकंड होते हैं, सो देयरफॉर इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट विल बी गिवन बाय लैम्डा इनटू एन नॉट, एंड लैम्डा मतलब log 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ, और एन नॉट की वैल्यू ये है, दिस इज 50, मतलब 1/4 बचेगा, इट इज 1/4 ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन, कि आपको एन नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना। तो मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे, याद है ना ये मोल कॉन्सेप्ट? हेलो, अरे याद है कि नहीं? याद है सर। हाँ, क्या किए? जो सैंपल का मास नंबर होता है, तो यहाँ पे 200 ग्राम ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? उसमें कितने न्यूक्लियाई आएंगे? Na न्यूक्लियाई आएंगे। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे वो निकाल लो। तो क्वेश्चन में दिया 50 ग्राम सैंपल है, तो 50 ग्राम में कितने न्यूक्लियाई आएंगे? ये कैलकुलेट हो गया आपका, है ना। एक ईयर में 3.1 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड होते, वो भी ध्यान रखना। तो इनिशियल एक्टिविटी विल बी गिवन बाय लैम्डा इंटू एन नॉट, और टी हाफ लाइफ log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है। तो ये यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। देखो अभी कैलकुलेशन करके बताता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? Yes, sir. तो अब यहाँ पे
यहीं पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूं इतना, ये इतना टर्म आ गया तुम्हारे पास में, और n नॉट की वैल्यू भी आपको पता चल गई। इट इज log 2 अपॉन t हाफ लाइफ, इट इज 1/4 ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो इनिशियल एक्टिविटी विल बी log 2 मतलब 0.693, टी हाफ लाइफ कितने ईयर है, 2 ईयर, और एक साल में कितने सेकंड होते, इट इज 3.1 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया ये 7 सेकंड इंटू 1/4, और एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 टू द पावर 23। तो ये जो पूरा टर्म है पर सेकंड में, मतलब डी के पर सेकंड आप इसको बोलोगे, तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे, ये इससे आपको इनिशियल एक्टिविटी पता चलेगी। देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल बन रहा है आपका, 3 2 जा 6, और ये 6 वाले को आप लगभग कैंसिल आउट कर दो, और 4 से यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो इट इज 0.0, और 0.1 बचेगा 2, 29, 7 बचा 1 इतना, एंड 10 टू द पावर यहाँ पे 7, यहाँ पे 23 है, तो 23 में से 7 गया, कितना बचेगा 16। Yes, sir. 16 डीके पर सेकंड। तो ये जो आंसर है आपका ये बैकुरल में आ गया, तो ये इनिशियल एक्टिविटी आ गई, इट इज 1.73 इंटू 10 टू द पावर 15 बैकुरल, ये इनिशियल एक्टिविटी है इसकी। अब क्या कैलकुलेट करना आपको, 6 साल बाद कितनी एक्टिविटी बचेगी। तो यहां पर भी आप सीधे सीधे वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे डायरेक्ट कैलकुलेशन वाली, उसको अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये 6 ईयर मतलब आफ्टर 3 हाफ लाइफ है। तो जब ये पूरा परफेक्ट नंबर में आ रहा है तो इट इज गिवन बाय a नॉट अपॉन 2 की पावर n, ठीक है, ये आप ऐसा लिख सकते हो, या a नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ऐसा भी चलता है, ऐसा भी चलता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे दिस n इज इक्वल टू t अपॉन t हाफ लाइफ, तो 6 ईयर डिवाइडेड बाय 2 ईयर, तो ये कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो a इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2 की पावर 3, मतलब a नॉट बाई 8, यहाँ पे जो वैल्यू आई उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो 6 ईयर बाद इतनी एक्टिविटी इसमें बचेगी इस सैंपल में। तो ये कैलकुलेशन ऐसे करना है, ठीक है, समझ गए, अरे समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। हाँ ले लिया सर। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे अपन जाते हैं, ठीक है। Now this is page number 4, ठीक है। अब हम आते हैं रेडियो एक्टिविटी में, ओ सॉरी, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, ठीक है, इनको कैसे कैलकुलेट करना हमें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ लॉ कंजर्व होते हैं। तो यहाँ पे सपोज X एक न्यूक्लियाई है, इट इज Z1 A1, एंड Y एक न्यूक्लियाई है, इन दोनों को आपने मिलाया तो इससे जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बने, दिस इज U Z3 A3 प्लस V Z4 एंड A4 एंड प्लस Q मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है,
तो अब कौन कौन से लॉ यहाँ पे कंजर्व होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, आप ध्यान देना। जैसे ये न्यूक्लियाई है, इसका मास सपोज mx है, एंड नाउ ये दूसरा न्यूक्लियाई है, इसका मास my है, और इसकी स्पीड यहाँ पे v1 है, इसकी स्पीड v2 है, एंड दियर आफ्टर ये डॉटर न्यूक्लियाई, ये पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाती है, डॉटर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। सो इट इज mu, इसकी स्पीड है v3 एंड प्लस ये है स्पीड v4 एंड mv। ठीक है, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, और ये यहाँ पे हमने उनको मास के फॉर्म पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कौन से लॉ कंजर्व होते हैं? वैसे तो 6-7 लॉ हैं जो कंजर्व होते हैं, बट मैं मेन बता दूं आपको। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, conservation of charge, nuclear reaction and some conservation law in nuclear reaction। तो सबसे पहले क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या आता है बेटा? टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल चार्ज। टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल चार्ज, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितना एटॉमिक नंबर रहेगा, राइट हैंड साइड में भी उतना ही एटॉमिक नंबर होना चाहिए। मतलब Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z3 प्लस Z4, ये आपको चेक करना है। ठीक है ना? तो ये हो गया फर्स्ट लॉ यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा होता है फिर कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर या फिर कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी हमेशा कंजर्व होते हैं। सो दैट इज समेशन ऑफ AI इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ AF। तो ये आएगा A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू A3 प्लस A4। एंड तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mx इंटू vx वेक्टर प्लस m बाय vy वेक्टर इज इक्वल्स टू mv एंड v3 वेक्टर, आप इसको v3 लिख रहे हैं ना, vx v1 v2। ठीक है, सो इट इज vx, आप लिख दो इसको, एंड इट इज vy, इट इज vv एंड इट इज vv एंड इट इज vu। हाँ, तो इट इज mu vu वेक्टर प्लस mv vv वेक्टर। तो ये जो टर्म है यहाँ पे, ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हो ही गया, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड देन फोर्थ पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें अप्लाई होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ x प्लस mx इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस m बाय इंटू सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये रेस्ट मास एनर्जी है, या मास एनर्जी इक्विवेलेंस से जो आप लिखते हो, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ u प्लस mu इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ v प्लस mv इंटू सी स्क्वायर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को आप ऐसा लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, तो ये 4 लॉ बेसिकली, और भी होते हैं कंजर्वेशन लॉ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 4 का डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन कौन से लॉ यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, रिएक्टेंट में जितना चार्ज होगा प्रोडक्ट्स में भी उतना ही चार्ज आना चाहिए। ठीक है, मतलब आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, नंबर ऑफ
प्रोटॉन में जो चार्ज है टोटल, तो टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व होते हैं, ठीक है। तीसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो K का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से है और mx इंटू सी स्क्वायर मतलब मास एनर्जी से रिलेशन है वो, ठीक है। और अब हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन की Q वैल्यू को डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। स्क्रीनशॉट हो गया सर। हो गया। हो गया ना? स्क्रीनशॉट लेके हो गया इसका? यस सर। ये कंजर्वेशन लॉ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की ना Q वैल्यू को डिस्कस करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये जो Q वैल्यू होती किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, ये है V1, इसको V2 लेना क्योंकि वो लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इसको क्या लेना V3 और इसको क्या लेना V4 लेना, ठीक है। और इसको ले लेना M1, इसको ले लेना M2, बट ये x के फॉर्म पे लिखा रहो ज्यादा सही है। इट इज mx और my, और ये क्या है यहाँ पे mu और mv। तो व्हाट इज दिस Q वैल्यू? Q वैल्यू मतलब इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उस बात को ये बताता है, ठीक है ना। तो Q वैल्यू हम अब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन की डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज Q वैल्यू हियर? तो जो Q वैल्यू है, Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो दैट इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये है Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ पे हाफ ऑफ क्या जाएगा, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ U प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ V माइनस कितना बचेगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ X प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y। लेकिन इसके जस्ट पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये पढ़ा था कि टोटल लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी इज इक्वल टू टोटल राइट साइड की एनर्जी है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बचेगा जो Q वैल्यू है यहाँ पे, और आप ऐसा भी लिख सकते हो Q वैल्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मास माइनस टोटल फाइनल मास इनटू C स्क्वायर। तो टोटल इनिशियल मास एनर्जी माइनस टोटल फाइनल मास एनर्जी। तो ये भी क्या होता है, Q वैल्यू को भी आप ऐसा भी लिखते हो। देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म पे कैसे लिख रहे हो आप, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं इस पे, या तो फिर मास के टर्म पे आप ऐसा लिख दो। सो इट इज टोटल इनिशियल मास मतलब मास ऑफ x प्लस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ U प्लस मास ऑफ V, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू C स्क्वायर। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन की Q वैल्यू है यहाँ पे। एंड व्हाट इज Ke? Ke डिनोट्स द काइनेटिक एनर्जी हियर, ठीक है। तो Q value of nuclear reaction is denoted by this. Either it is a total final kinetic energy minus total initial kinetic energy, या फिर total initial mass energy minus total final mass energy। उल्टा चलेगा, initial kinetic energy minus final, sorry, final kinetic energy minus initial, और mass में mass of reactant minus mass of product into C square।
तो इस तरह से लिखोगे आप किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू को। तो अब न्यूक्लियर रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू आती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये पेज नंबर 5 आएगा ना, दिस इज पेज नंबर 5। तो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर मान लो आंसर आपका प्लस आता है या माइनस आता है या जीरो आता है, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, देन एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसको आप क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोर्जिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। अब क्यू वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगी, जब आपके रिएक्टेंट के मास ज्यादा होंगे, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो ये रिएक्टेंट न्यूक्लियाई हैं और ये कौन से न्यूक्लियाई हैं, आपके प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, ठीक है। तभी एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी कब रिलीज होगी, जब मास डिक्रीज होगा, क्योंकि जो मास डिक्रीज हो रहा है वो किसके फॉर्म पे जाएगा, एनर्जी के फॉर्म पे जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोर्जिक भी अपन इसको बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब टोटल इनिशियल मास इज ग्रेटर देन टोटल फाइनल मास, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा और मास ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर क्यू वैल्यू जीरो है, देन नो न्यूक्लियर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, नो न्यूक्लियर रिएक्शन इज टेक प्लेस, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर क्यू वैल्यू आपकी जीरो है तो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कब रिलीज होगी या कब एब्जॉर्ब होगी या न्यूक्लियर रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये किससे पता चलता है, क्यू वैल्यू से पता चलता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए या नहीं, जल्दी बोलो। हेलो, समझ गए सर। समझ गए ना कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, ये किससे पता चलेगा आपको, क्यू वैल्यू से पता चलेगा। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको क्यू वैल्यू से पता चलेगा, ठीक है, क्यू वैल्यू से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये है आपका मास ऑफ एक्स न्यूक्लियाई एंड इट इज वेलोसिटी ऑफ v1, एंड ये इसके साथ में इंटरैक्ट हो रहा है y न्यूक्लियाई के साथ में y, एंड वेलोसिटी आपने v2 लिखा, एंड देन इट इज जो रिजल्टेंट आ रहा है इनका, ये है मास ऑफ u एंड v3 प्लस दिस इज मास ऑफ v एंड इट इज v4 प्लस q। तो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, या एब्जॉर्ब होगी, या न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये किससे पता चलेगा आपको, इस क्यू वैल्यू से पता चलेगा, ठीक है ना। तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा, खुद से हो जाएगा। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, खुद से नहीं होगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर क्यू वैल्यू जीरो है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन होगा, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है ना। एंड क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया आपने, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट डिफिकल्ट होता है किस पे, न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि आप जो पार्टिकल्स हैं, जो न्यूक्लियॉन्स हैं या जो न्यूक्लियाई हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करोगे, उनकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप मास से उनके कैलकुलेशन करोगे। तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे समेशन एम आई का मतलब क्या हो गया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट न्यूक्लियाई, रिएक्टेंट न्यूक्लियाई का टोटल मास, एंड एम एफ का मतलब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, ठीक है, ये इनका मतलब है। और क्यू वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो दिस इज पेज नंबर 5। क्यू वैल्यू समझ गए कि नहीं, कि कोई डाउट है अभी, क्यू वैल्यू, हेलो, क्यू वैल्यू समझ गए या डाउट है, सर हाँ बोलो।
सर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो आपने वो लिखा है ना समेशन ऑफ mi, वो स्मॉल होना चाहिए ना, आपने ग्रेटर कर दिए। अरे हाँ यार सॉरी, वो उल्टा करना था बाय मिस्टेक। यहाँ पे लेस देन, ये उल्टा होना चाहिए था, ये लेस देन है ना। तो एनर्जी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में मास बढ़ रहा है, तो मास कहाँ से बढ़ेगा? एनर्जी से मास बढ़ेगा, है ना। एनर्जी कन्वर्ट होगी मास में, ठीक है, समझ गए आप? और कोई सर वो डाउट है? वैल्यू ऑफ nr में भी है ना, वो आपने को kf माइनस ki इज इक्वल टू qi प्लस ui u भी लिखा आपने वहाँ पे k चाहिए ना। के यू प्लस, अच्छा यू भी लिख दिया उसमें, के ये लिखना था, सॉरी एक और मिस्टेक। ये के भी आएगा, ठीक है, बरोबर है अभी। और कुछ है क्या, देख लो। तो ये समझ गए आप लोग क्यू वैल्यू? हेलो, क्यू वैल्यू समझ गए? हेलो, क्यू वैल्यू समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज में। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन करते हैं अपन जिसमें क्यू वैल्यू का कैलकुलेशन है। ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। Now this is page number 6। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्यू वैल्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे डिनोट किए, लिथियम 7 3, और इस पे प्रोटॉन की बम्बार्डिंग की और अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, और फिर इसमें हीलियम बनेगा। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस ये दिया हुआ है, मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इट इज 7.0160 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट मतलब, एंड मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस it is 4.0026 unit, and mass of proton is 1.0073 यूनिट, ठीक है। तो और इसमें ये भी बताना है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा होगा, एंडोर्जिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को सम टाइम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये इस तरह से ये नोटेशन होती है। मतलब इसको कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखो
आपने लिथियम 3 7 पे किसकी बॉम्बार्डिंग की है? आपने प्रोटॉन की बॉम्बार्डिंग की है। तो और फिर रिजल्टेंट क्या बन रहा है? हीलियम और अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको लिखोगे कैसे? प्रोटॉन मतलब होता 1H1 और ये लिथियम 3 and 7 और दिस इज हीलियम 2H4 और अल्फा पार्टिकल का मतलब भी हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा बनेगा। प्रोटॉन का मतलब 1H1, समझ गए कि नहीं? प्रोटॉन न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1H1। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो ध्यान देना, अगर कहीं पे लिखा है प्रोटॉन न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस मतलब आप 1H1 लिख सकते हो। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल मतलब डबल आयोनाइज हीलियम एटम होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल को भी आप 2H4, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। और अगर आप एटम लिखोगे तो ये डबल आयोनाइज हीलियम एटम, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आपका ये अल्फा पार्टिकल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो मास दिए हुए ये न्यूक्लियस के मास दिए हुए अल्टीमेटली, एंड दिस इज द प्रोटॉन हियर। तो प्लस अब यहाँ पे क्या लिख दोगे? क्यू वैल्यू लिख दोगे। सो देयरफॉर क्यू वैल्यू इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई इनटू सी स्क्वायर। अरे समझ गए? टोटल इनिशियल मास माइनस टोटल फाइनल मास इनटू सी स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट करो, तो प्रोटॉन प्लस लिथियम का मास, तो प्रोटॉन प्लस लिथियम का मास कितना हो गया यहाँ पे? इट इज 7.0160 प्लस 1.0073 माइनस, और दो बार यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, मतलब 4.0026 प्लस 4.0026 इंटू फाइनली आप यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? सी स्क्वायर का। तो यहाँ कैलकुलेशन करो, ये 7, ये कितना हो गया यहाँ पे? 3, 8.0233 बराबर है 8.0233 माइनस, यहाँ पे इसका डबल हो गया 8.0052 और इनटू क्या कर दोगे? सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3 में से 2 गया 1, फिर 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पे बचेगा 1, फिर 0 एंड 0.0 यूनिट इनटू सी स्क्वायर। तो अब आप सीधे किसका मल्टीप्लाई कर लो? ये एक डेटा वैसे गिवन रहता है, 1 यूनिट इनटू सी स्क्वायर, इट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई, 0.0181 इंटू 931 और आंसर काय में आ जाएगा आपका? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो क्यू वैल्यू कैसी मिल रही है यहाँ पे? ये जो क्यू वैल्यू है इसका आंसर आपका पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन ये कैसा रहेगा? तो यहाँ पे प्लस जो क्यू वैल्यू है, सिंस दिस क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब अगर आप लिथियम 7 पे प्रोटॉन की बॉम्बार्डिंग कर दोगे तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कैलकुलेशन समझ गए पूरा? क्यू वैल्यू कैसे निकाले हमने? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। हो गया सर। हो गया? क्यू वैल्यू समझ गया? कैलकुलेशन
स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. नाउ पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन ना, अल्फा डी के, बीटा डी के एंड गामा डी के। Now this is page number 8 huh? नेक्स्ट है फिर पेज नंबर 8 पे, अल्फा डी के, बीटा डी के एंड गामा डी के। दिस इज पेज नंबर 8। अल्फा डी के, अल्फा डी के। देखो जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो मान लो X एक न्यूक्लियस है, XZA। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? डबल आयनाइज हीलियम एटम होता है, ठीक है ना। और अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते? ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी न्यूक्लियस से अगर मान लो अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो ये डॉटर न्यूक्लियाई बना, इसको पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं और ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल 2 4। तो यहाँ पे देखो, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मास से यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितने से कम होगा? 2 से। और मास नंबर कितने से कम होगा? 4 से। और साथ में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एनर्जी लिख सकते हो, क्यू वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए अल्फा डीके में? हेलो, समझ गए? एंड क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? क्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू mass of x minus mass of y plus mass of alpha particle into c square, this is the q value। या फिर kinetic energy of y plus kinetic energy of alpha particle minus kinetic energy of x। तो this is also the q value। k का मतलब यहाँ पे क्या है? k is kinetic energy। आप कैलकुलेशन ऐसे कर लोगे, तो k का मतलब यहाँ पे है kinetic energy से, ठीक है। के का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मान लो मैं ये वाले न्यूक्लियाई को रेस्ट पे मान लूं, तो फिर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो क्या? अगर मैं मान लूं कि ये भाई ये वाला न्यूक्लियाई आपका रेस्ट पे है, तो आप इनकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आएगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से mass of x into 0 if x at rest हमने कंसीडर कर लिया, तो m x into 0 is equals to mass of y into velocity of y या linear momentum of y plus linear momentum of alpha particle। So this implies that linear momentum of y is equals to minus of linear momentum of alpha particle। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? Yes, P sir. pi का मतलब मास ऑफ y इनटू वेलोसिटी ऑफ y एंड P अल्फा का मतलब मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल से आपने ये लिख दिया। और ये क्योंकि रेस्ट पे है, तो देयरफॉर Q वैल्यू किसकी इक्वल? यहाँ पे K अल्फा प्लस K y के बराबर बचेगा, ठीक है। तो क्योंकि लीनियर मोमेंटम इनके सेम है, तो आप के अल्फा को लीनियर मोमेंटम के टर्म पे लिख दो, पी स्क्वायर
अल्फा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास प्लस अल्फा एंड पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एम वाई। क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है तो यहाँ पे दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा प्लस पी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वाई। तो यहाँ पे पी अल्फा स्क्वायर को बाहर निकाल दो डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये बचेगा 1 प्लस मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ वाई। तो ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी गिवन बाय क्यू टाइम्स, और ये टर्म का अब यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब क्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्यू वैल्यू के टर्म पे आपने निकाल दिया। और सिमिलरली आप वाई न्यूक्लियाई की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको भी क्यू वैल्यू के टर्म पे मेजर कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या कंसीडर किया है कि जो एक्स न्यूक्लियाई है ये कैसा है? आपका रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये है अल्फा डीके। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। सर वहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्या? कहाँ पे बेटा? सर लास्ट में, क्योंकि पी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी बेटा अल्फा होता स्क्वायर करेंगे ना काइनेटिक एनर्जी के लिए। है। हाँ सर समझ गया। किसके इक्वल होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना। सो दिस इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, तो स्क्वायर कर दोगे तो माइनस साइन हट गया। तो ये किसकी काइनेटिक एनर्जी? अल्फा पार्टिकल की। तो k अल्फा इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म आ गया आपका। तो आप अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकालिए, ऐसे ही y की काइनेटिक एनर्जी आप q वैल्यू के टर्म पे निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, sir. देन आते अब हम बीटा डी के पे, पेज नंबर 9 का ना, पेज नंबर 9 बीटा डी के। मिटा दूं इसको? स्क्रीनशॉट Yes. हो गया? Now this is page number 9, बीटा डी के। देखो बीटा पार्टिकल दो टाइप के माने जाते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीटा पार्टिकल दो टाइप के माने जाते हैं, एक पॉजिट्रॉन होता है बीटा प्लस 0, दिस इज पॉजिट्रॉन, और बीटा माइनस, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पावर 0 क्यों लिखे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0 माना जाता, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन में मास नंबर नहीं होता, तो मास नंबर 0, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। सो दिस इज पॉजिट्रॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ बीटा माइनस, मास ऑफ बीटा माइनस, इनके मास सेम होते, मास ऑफ बीटा माइनस इज इक्वल्स टू मास ऑफ बीटा प्लस। मास दोनों के सेम होते हैं, लेकिन चार्ज इस पे कितना चार्ज आएगा? इस पे चार्ज इस प्लस ई, और इस पे चार्ज कितना होता है? माइनस ई के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो फिर न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल कैसे निकलते हैं? ठीक है, तो जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे मान लो x एक न्यूक्लियाई है और y में कन्वर्ट हुआ और साथ में पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकला, यहाँ पे एक इनकम्प्लीट रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, एंड सिमिलरली x से ये y में कन्वर्ट हुआ और नेगेटिव बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन निकला, और साथ में मैंने यहाँ पे q लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x z a, तो जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, बीटा पार्टिकल का एमिशन, तो किसमें कोई चेंज नहीं आता? मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई के। यहाँ पे जब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है तो चार्ज एक कम होता है, और जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज एक से बढ़ेगा।
बट ये न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। पहले शुरुआत में साइंटिस्टों ने ऐसा माना था कि हाँ इतना ही होता है, बट बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और बाकी चीजें जब देखी गई तो एक और ऑब्जर्वेशन आया यहाँ पे कि इसके साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा, और ये एंटी न्यूट्रिनो है और ये न्यूट्रिनो है। तो यहाँ पे न्यू का मतलब हो गया न्यूट्रिनो। इट इज नॉट द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है बेटा, ये न्यूट्रिनो है। इसका इंटरेक्शन मैटर के साथ बहुत कम होता है, इस पे चार्ज और मास आप नहीं मानते। सो इट इज न्यूट्रिनो, चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल, चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल, ठीक है ना। आप रेडिएशन टाइप इसको इमेजिन कर सकते हैं, बट चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल, इट इज न्यूट्रिनो। और ये क्या है यहाँ पे, इट इज एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होगा, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, है ना। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन तभी कंप्लीट मानी जाती है सर। तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल अगर निकलता है तो डॉटर न्यूक्लियाई का चार्ज एक कम होता है। मतलब ऐसे न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो अनस्टेबल हो गया, तो प्रोटॉन नंबर को कम करने के लिए क्या करता है वो, पॉजिट्रॉन बाहर निकालता है। और ऐसा न्यूक्लियस, इसमें चार्ज बढ़ रहा है, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा एक्सेस पे हो गए, फिर से अनस्टेबिलिटी आ गई उसकी, तो स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोसेस ये होती है कि यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में, और साथ में पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो एंड एनर्जी। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस में क्या निकलता है आपका, पॉजिट्रॉन निकलता है या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है। और जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इसके कारण ये पार्टिकल बाहर निकलते हैं। ठीक है, समझ गए इतना कि कोई डाउट है? अरे समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए डाउट? हाँ समझ गया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हो गया? Yes, sir. And then gamma decay and K capture, page number 10, gamma decay and K capture. सर हाँ, सर जो माइनस बीटा है वो चार्ज है क्या एक? माइनस बीटा मतलब ये? हाँ सर वही। ये इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव। न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है ना? हाँ, न्यूक्लियस में नहीं होता ना, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन बना। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकता तो न्यूक्लियस क्या करता है, उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है सर जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा कैसी हो? इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है बेटा, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ले नहीं रहा है। ऐसे ही यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है तो चार्ज क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, तो जो पॉजिट्रॉन होता है उसको वो न्यूक्लियस के बाहर फेंक देता है। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का। सर न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो बेटा एक ऐसा पार्टिकल है, चार्जलेस एंड मासलेस, जिसका इंटरेक्शन नेचर में बहुत कम होता है। बट ये पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, तो पहले थ्योरेटिकली ऐसी माना जाता था कि बस इतना, लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रम देखा गया, बीटा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम, तो फिर उस स्पेक्ट्रम से साइंटिस्टों ने ये लगाया कि नहीं, सिर्फ बीटा पार्टिकल अकेला नहीं निकलता, उसके साथ में कुछ और पार्टिकल भी बाहर निकलता है। तो इसका इंटरेक्शन बहुत बाद में हुआ था, डिटेक्शन।
तो फिर इसको लिखा गया है। तो अगर इसको नहीं लिखोगे तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता, ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन के साथ में हमेशा एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो, ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर हाँ बोलो। तो न्यूट्रिनो एक फोटोन समान है क्या? बोल सकते हो फोटोन समान है। ये 1 मिनट, इसको यहाँ पे ऐसा करना, इसके साथ में न्यूट्रिनो और इसके साथ में ये न्यूट्रिनो और ये एंटी न्यूट्रिनो, माइनस होती है ऊपर बाहर, यहाँ प्लस है तो फिर वैसे सिंपल वाला, ठीक है, ऐसा लिखना है इसको, ये ऐसा होता है, ठीक है। हाँ बोल, अभी क्या बोल रहा है? फोटोन जैसा नहीं है, पार्टिकल ही है। आप बोल सकते हो फोटोन जैसे, ठीक है ना, वैसा नहीं है, लेकिन रेस्ट मास इज 0 बट मूविंग मास इज नॉट डिफाइंड, आप बोल सकते हो वैसा, रेडिएशन है ये भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्या होता है ना, तुम लोगों ने सिर्फ कितने पार्टिकल पढ़े हो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बट हायर स्टडीज में जब जाओगे तुम, अगर ये पढ़े तुमने हायर स्टडीज में, तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, म्यूऑन होते हैं, फर्मियन होते हैं, बोसॉन होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हेड्रॉन है, लेप्टॉन है, बहुत सारे हैं इनसे। तो अभी 12th स्टैंडर्ड में बस इतना ही जानना है, हमको ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। सर एंटी मैटर भी पढ़ने को मिलता है? हाँ एंटी मैटर भी पढ़ने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर क्या है? पॉजिट्रॉन है ना, और ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना तो रेडिएशन बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ये बनते, ठीक है। कल की क्लास में मैं और एक्सप्लेन करूंगा तो और क्लियरिटी आएगी अभी, है ना। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसकी कहानी थोड़ी और बताऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का। हो गया? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब गामा डी के अगली क्लास में करेंगे, थोड़ा सा और चाहिए वहां पे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतना ही।